जब भी एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है यानी कि उसकी शादी करता है तो उसे भर भर के देखता है, यानी कि एक बाप से जितना हो सकता है वो उतना देता है। लेकिन ना जाने क्यों ससुराल वालों की इच्छा जो होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि लड़की जो होती है इतनी परेशान हो जाती है कि उसे गलत कदम उठाना पड़ता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक पिता जो होते हैं अपनी बेटी की बड़ी ही धूमधाम से शादी करते हैं, यानी कि शादी में लगभग 2.5 करोड़ रुपए लगा देते हैं। जब 2.5 करोड़ रुपए लगा देते हैं और अपनी बेटी के लिए अच्छा घर देखते हैं और अपने ही जैसा घर देखते हैं, अपने ही जैसा परिवार देखते हैं, यानी कि इतना ही अमीर परिवार देखते हैं। जैसे ही बेटी उस परिवार में जाती है, परिवार में जाने के बाद उस बेटी के साथ 2 महीने बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर उन माँ बाप की गलती होती है जिन्होंने उससे शादी करवाई थी, या फिर उन ससुराल वालों की गलती होती है जिन्होंने उससे शादी करके घर में लाकर उसके साथ ऐसा किया। लड़की जो होती है एक ऐसा कदम उठाती है जिसे वाकई में उसे नहीं उठाना चाहिए था, और अपने पिता को साथ ऑडियो मैसेज भेजती है व्हाट्सएप पर। और जब वो ऑडियो उसके पिता सुनते हैं तो वाकई में हैरान हो जाते हैं और रोते हैं, बिलखते हैं। काश वे सोच रहे होंगे कि हम सही वक्त पर कदम उठा लेते तो हमारी बेटी ऐसा ना करती। क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना तमिलनाडु के तिरुपुर में मैं बात कर रही हूँ, यहाँ के ही एक इलाके की, जिसमें रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अन्नादुराई होता है। अन्नादुराई जो होते हैं एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि इनका गारमेंट्स की कंपनी होती है, कपड़ों का व्यवसाय होता है, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। ये अपनी बेटी रिद्धाना के लिए लड़का देखने लगते हैं। इनकी बेटी की उम्र जो होती है वो 27 साल हो जाती है, और जब 27 साल हो जाती है तो कहते हैं ना कि बेटी को चाहे कोई कितना ही अमीर हो या फिर चाहे कितना ही गरीब हो, जब बेटी की उम्र आती है तो हर माँ बाप को चिंता होती है। ऐसे अन्नादुराई को भी चिंता हो रही थी, तो अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। रिश्ता जो होता है बहुत ही अमीर खानदान से होता है, यानी कि वे बिल्कुल अन्नादुराई से मिलते जुलते हैं, इनके ही जैसे करोड़पति होते हैं। अन्नादुराई जो होते हैं जब उस लड़के को देखते हैं, लड़के का नाम जो होता है केविन होता है, केविन की जो उम्र होती है वो 29 साल होती है, तो उसे देखते ही पसंद कर लेते हैं। इधर वे अपनी बेटी को भी लड़का दिखाते हैं और तो लड़के को भी लड़की दिखाई जाती है। दोनों जो होते हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। जब एक दूसरे से शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं तभी शादी की डेट रखी जाती है। शादी की डेट जो रखी जाती है 11 अप्रैल सन 2025 को रखी जाती है। 11 अप्रैल सन 2025 को केविन जो होता है रिद्धाना के घर आता है, यानी कि उसे ब्याहने के लिए। अब 11 अप्रैल सन 2025 को शादी हो जाती है, यानी कि इनकी जो दहेज की बात होती है वो पहले हो चुकी होती है। पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना दूंगा। इधर लड़के वाले जो होते हैं जितना दहेज वो कहता है उतने में मान जाते हैं, यानी कि 70 लाख की वोल्वो कार होती है और 80 तोला सोना होता है, जिसकी लगभग कीमत 80 लाख ही होगी, 80 से ज़्यादा ही होगी। और इधर जो पिता होते हैं वे उसी सोने में, यानी कि 80 तोले सोने में 100 सिक्के बनवाते हैं जो बारातियों को देते हैं, यानी कि अलग अलग बारातियों को 100 सिक्के देते हैं। और वे लड़कों के घर वालों से वादा करते हैं कि मैं 200 सिक्के शादी के बाद दे दूंगा, जितना मुझसे अब हो रहा है सिर्फ मैं उतना ही देना चाहूँगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर शादी का खर्चा माने तो 2.5 करोड़ हो जाता है। इधर केविन जो होता है, केविन के घर वाले जो होते हैं मान जाते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ के लिए। अब ऐसी शादी करके जैसे ही ये ध्याना जो होती है अपने केविन, यानी कि केविन के घर जाती है, अपने ससुराल जाती है। वहाँ पर जाने के बाद लोग जो होते हैं बड़े ही अच्छे होते हैं, आराम से रहते हैं। जब आराम से रहते हैं तो एक तारीख और आती है 2 महीने बाद, 29 जून सन 2025, यानी कि 29 जून सन 2025 को रिद्धाना जो होती है मंदिर के लिए गाड़ी लेकर निकलती है। जैसे वो गाड़ी लेकर निकलती है तभी उसकी बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती है। जब बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती है तो इधर उधर से जो लोग खड़े थे या फिर आज आ रहे थे तो वे देख रहे थे कि ये गाड़ी इतनी देर से क्यों खड़ी है। वहाँ के जो लोकल वाले लोग होते हैं वे उन्हें देखते देखते 3-4 घंटे हो जाते हैं। जब 3-4 घंटे हो जाते हैं तो गाड़ी ना ही तो इधर से उधर जाती है, ना ही उधर से इधर आती है। तो उन्हें थोड़ा सा शक होता है। शक होने के बाद वे पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जैसे इस गाड़ी को खटखटाया जाता है तो गाड़ी जब अंदर से नहीं खुलती है तब कहीं जाकर उस गाड़ी की खिड़की खोली जाती है। और जब गाड़ी की खिड़की खोली जाती है तो देखा जाता है कि इसमें रिद्धाना पड़ी हुई होती है, यानी कि रिद्धाना जो होती है मर्द अवस्था में पड़ी हुई होती है। रिद्धाना ने कुछ ऐसी गोलियां खाई थी जिससे वो अपनी जान गंवा देती है, जिससे वो आत्महत्या कर लेती है।
अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये लड़की है कौन, क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं वे जानते नहीं थे कि ये रिद्याना है। पुलिस वाले जो होते हैं उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। जानकारी निकालने के बाद वे अन्नादुराई को खबर देते हैं और जो ससुराल वाले होते हैं उन्हें खबर देते हैं। खबर देने के बाद इधर अन्नादुराई जो होते हैं उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कर लिया है। तो अन्नादुराई और अन्नादुराई की जो पत्नी होती है उनका चीख चीख कर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वे कह रहे थे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अन्नादुराई जो होते हैं पुलिस वालों के सामने कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाले उसके ससुराल वाले हैं। जब ये सारी बातें पुलिस वालों के सामने कहते हैं तभी पुलिस वाले जो होते हैं केविन और केविन की माँ को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेकर आने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। लेकिन इससे पहले उसके पिता जो होते हैं अन्नादुराई बताते हैं कि मेरी बेटी ने मेरे पास 7 मैसेज छोड़े हैं। और इससे पहले बेटी जो होती है यानी कि जब ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद उसे 1 हफ्ता ही बीतता है। 1 हफ्ते बाद जो केविन होता है उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ने वादा किया था 200 सिक्के देने का, वो कब देंगे। इधर रिद्याना जो होती है वो कहती है कि पिताजी का खर्चा जो है शादी में बहुत हो गया है, वे दे देंगे। ऐसे 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो परिवार के जितने भी लोग होते हैं वे उसे टॉर्चर करने लगते हैं। और जब टॉर्चर करने लगते हैं तो रिद्याना जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। इधर केविन जो होता है उसे शारीरिक रूप से भी पीड़ा देता था, यानी कि उसे बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करता था। उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। अभी शादी को कुछ हफ्ते ही हुए थे और कुछ हफ्तों ही में ही ससुराल वाले जो होते हैं अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। इधर रिद्याना जो होते हैं सारी बातें अपने पिता से कहती है, माँ से कहती है। तो पिता और माँ जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, समझौता कर लो, यानी कि कुछ तुम समझो, अगर तुम समझोगी तभी रिश्ता आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि पिता के पास अभी 200 सिक्के देने की जो आय होती है वो शायद नहीं होगी, या फिर वे अभी देना नहीं चाहते थे, वे कुछ समय बाद देना चाहते थे। जब इधर रिद्याना जो होती है बार बार सबसे ये बात कहती है लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता है। तब कहीं जाकर रिद्याना जो होती है 29 जून सन 2025 को वो गाड़ी लेती है। गाड़ी लेने के बाद मंदिर के लिए निकलती है और वो रास्ते में गोलियाँ खा लेती है। इधर गोलियाँ खाने से पहले रिद्याना जो होती है 7 मैसेज अपने पिता के लिए छोड़ती है। जब अपने पिता के लिए 7 मैसेज छोड़ती है तो उसके पिता जो होते हैं जब उस मैसेज को सुनते हैं तो वे सोच रहे थे कि आखिरकार मैंने अगर सही कदम पहले उठा लिया होता तो मेरी बेटी के साथ आज इतना सब कुछ ना होता, मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर ना जाती। रिद्याना जो होते हैं वो कहती है कि पापा, मेरे ससुराल वालों ने मुझसे जो शादी की है वो मुझसे नहीं की है, यानी कि जो आप दहेज दिया है उससे की है। मेरे ससुराल वाले जो हैं जैसा आप चाहते थे, जैसा आप जानते थे उन्हें, वे ऐसे नहीं हैं, वे बहुत ही बेकार लोग हैं और मेरा पति जो है वो भी अच्छा नहीं है। इधर जो रिद्याना होती है वो कहती है कि पापा, कुछ लोग कह रहे हैं कि समझौता कर लो, लेकिन मैं समझौता नहीं कर सकती और ना ही कोई मेरी बात समझने के लिए तैयार है। आपको शायद झूठ लग रहा होगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ हर कोई नाटक कर रहा है। वो अपने पिता को कहती है, यानी कि माँ बाप ने कहीं ना कहीं उसे कहा था कि तुम बेटा इस रिश्ते को चलाने के लिए समझौता करना पड़ता है। इसलिए रिद्याना जो होते हैं वो कहती है कि पापा, मैं समझौता नहीं कर सकती और इस परिवार में मैं अब नहीं रह सकती, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और उस परिवार में रहना मानो कि मैं मर गई और मरने के बाद उस परिवार में रह रही हूँ। यानी कि सारी बातें जब रिद्याना जो होते एक एक करके 7 मैसेज में बताती है, वो बताती है कि पापा, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। पापा, मैं जानती हूँ कि आपके अंदर बहुत दर्द है, आपको मुझे लेकर बहुत टेंशन है। मैं जानती हूँ कि आप कह नहीं पाते, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं आपके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि पापा, मुझे ज़िंदगी पसंद नहीं है, मैं ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। और जो केविन है जो मुझे 7 फेरे लेकर अपने घर लेकर आया था, वही मुझे शारीरिक रूप से पीड़ा देता है, मेरे साथ मारपीट करता है, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। और दहेज के लिए वो कहता है बार बार कि तुम अपने पापा से कहो। पापा, मुझे अभी वहाँ पर जाए हुए अभी 2 महीने ही नहीं हुए थे, लेकिन वे मेरे साथ ऐसा रूप दिखाते हैं। मैं जानती हूँ कि आप कुछ नहीं कहेंगे, ना ही आप मुझे कुछ अपना दर्द दिखाएंगे, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। मम्मी पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी दुनिया हैं और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी और मरने के बाद भी मैं आपके साथ रहूँगी। से सॉरी, यानी कि अपने पापा को सॉरी कहती है। और सॉरी कहने के बाद वो शायद 7 मैसेज में अपना दुख बयां करती है, अपना दर्द बयां करती है और कहती है कि पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बातों को आप झूठ ना माने, मेरी जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी सच हैं। इधर केविन जो होता है, यानी कि जो अपनी पत्नी बनाकर लेकर आया था, जिसके पिता ने उसे 2.5 करोड़ की शादी करके दी, 71 लाख की वोल्वो कार दी, 80 तोला सोना दिया, वो भी उसके लिए कम पड़ जाता है। यानी कि वे भी इतने ही अमीर ख़ानदान से होते हैं, उनके पास भी बहुत प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ना जाने क्यों वे फिर भी जो रिद्याना होती है उसे प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित करने के बाद भी उस पर दबाव बना रहे थे कि तुम अपने पापा से दहेज लेकर आओ, तुम्हारे पापा ने वादा किया था 200 सिक्के का, वो लेकर आओ।
या केविन और केविन की माँ अगर रिद्धाना के साथ ऐसा ना करती तो वाकई में रिद्धाना जो होती है आज जिंदा होती, उसे कदम ना उठाना पड़ता। रिद्धाना जो होती है वो कहती है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता है, मुझे सिर्फ लोग कहेंगे कि समझौता कर लो। और कहीं ना कहीं लोगों की जो मानसिकता होती है, अगर घर वाले ना कहे लेकिन बाहर वाले जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, अगर शादी के बाद बेटी घर पर आकर बैठ जाए तो वे बात बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं किसकी बेटी छोड़ दी और उसकी बेटी को अब 2 महीने हो गए आए हुए, ये अभी तक क्यों नहीं गई। घर वालों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर वालों की जब घर वाले बात सुनते हैं तो घर वाले कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत ही गंदी बात है, यानी कि अच्छी बात नहीं है जहाँ पर लड़की के साथ इतना सब कुछ हो रहा हो, लेकिन आसपास के जो समाज के कुछ लोग होते हैं जो समाज के अंदर रहते हैं लेकिन समाज के तरीके से नहीं चलते हैं, समाज में रहकर किसी की दुख को नहीं समझ सकते, किसी की पीड़ा को नहीं समझ सकते। यहाँ पर विद्याना जो होती है वाकई में वो बहुत ही प्रताड़ित की जाती है ससुराल वालों द्वारा। इधर पुलिस वाले जो होते हैं जब उन्हें जानकारी मिलती है वे केविन और जो उसकी माँ होते हैं उस हिरासत में लेते हैं और जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़े जांच का विषय ये भी होता है कि विद्याना जो होती है अगर वो अपने माँ बाप के साथ रहती, उसके माँ बाप से अपना दुख बयां करने के बाद उनसे कह देती साफ साफ कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, तो वाकई में उसे इतना प्रताड़ित ना होना पड़ता, उसे दहेज के लिए इतना टॉर्चर ना होना पड़ता, जो ससुराल वाले उसे पीड़ा दे रहे थे वो ना लेनी पड़ती। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर उन ससुराल वालों की गलती होती है जिन्हें इतना दहेज मिलने के बाद भी उनके मन में लालच आता चला जाता है और लालच आने के बाद वे रिद्धाना के साथ ऐसा करते चले जाते हैं। या फिर रिद्धाना की गलती है कि उसे यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर वो चाहती तो उससे डिवोर्स ले लेती, डिवोर्स लेने के बाद वो आराम से रह सकती थी, लेकिन उसने जो टॉर्चर सहा जिससे वो गुजर रही थी शायद वही जानती उस पीड़ा को, इसलिए वो ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी। इधर माँ बाप जो होते हैं उन्हें पता था, कहीं ना कहीं उन्हें सारी बातें बता दी थी रिद्धाना, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, रिश्ते को चलाने के लिए कुछ सहना पड़ता है। लेकिन अब इधर जो माँ बाप होते हैं वे बिलक बिलक कर रो रहे थे, चीख चीख कर रो रहे थे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसा हो सकता है, और वक्त रहते अगर हमने अपनी बेटी का साथ दिया होता, वक्त रहते हमने कोई एक्शन लिया होता तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा ना होती। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।